चलिए आज हम आपको बताते हैं फ़िलिस्तीन और इज़राइल की पूरी कहानी। दरअसल इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इज़राइल के इलाके का चुनाव यहूदी के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। इसके विपरीत फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि वो लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते। दरअसल इतिहास में पहली बार वियना में रहने वाले एक यहूदी ने, जिसका नाम थियोडोर हर्ज़ल था, वर्तमान इज़राइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्ज़ल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज़म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो बतौर पत्रकार के काम के लिए फ्रांस आ गए। इसके बाद साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच में एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्ज़ल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद साल 1897 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। ज़ायोनिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्ज़ल की दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उसकी मौत का यहूदी के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ायोनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। दरअसल उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा गया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फ़िलिस्तीनी और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फ़िलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। इसके बाद 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज़ के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को ख़त्म कर दिया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इज़राइल। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा गया। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को यह मंजूर नहीं था। इज़राइल और फ़िलिस्तीन विवाद की एक बड़ी वजह यरूशलेम शहर भी है। इसके बाद साल 1948 में इज़राइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन अरब देशों ने इज़राइल पर हमला कर दिया। यह युद्ध करीब 15 महीनों तक चला। 1949 में एक संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ। इज़राइल ने युद्ध जीत लिया। नतीजतन इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित सीमाओं से परे अपने सीमाओं का विस्तार कर लिया। युद्ध के दौरान हज़ारों फ़िलिस्तीनी या तो भाग गए या फिर भगा दिए गए। 7 लाख के करीब फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। इस घटना को नकबा कहा जाता है। इसके बाद साल 1954 में मिस्र ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर इज़राइल के इलाकों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी।
इस वजह से साल 1956 में अरब सेना और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इजराइल ने गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साल 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इस बीच अरब देशों और इजराइल के बीच कई बातों पर लेकर संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष ने 1967 में युद्ध का रूप ले लिया। 6 दिन तक चले इस युद्ध में अरब देशों को जान माल और ज़मीन का नुकसान हुआ। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों के ऊपर PLO के 8 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद साल 1987 में फ़लस्तीन की ओर से पहला इंतिफादा, विरोध प्रदर्शन और छोटे संघर्ष शुरू किया गया। इस दौरान फ़लस्तीन और इजराइल के बीच भयंकर हिंसक झड़पें हुई। साल 1993 में ओस्लो में समझौते के साथ यह संघर्ष थोड़ा कम हुआ। ओस्लो समझौता इजराइल और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PLO के बीच समझौते में से एक था। समझौते के तहत फ़लस्तीन अथॉरिटी का गठन हुआ और PLO ने इजराइल को मान्यता भी दे दी। इस समझौते ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में कुछ इलाकों में फ़लस्तीन नियंत्रण को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसके बाद साल 2002 में एक आत्मघाती हमले के साथ दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि यह 2005 तक चला। इसी साल इजराइल ने गाजा पर से सेना के नियंत्रण को ख़त्म किया। हालांकि हवाई मार्ग, जलमार्ग और बॉर्डर पर इजरायली सेना का नियंत्रण जारी रहा। दरअसल इजरायली सेनाएं अपनी बस्तियां छोड़कर गाजा पट्टी से एक तरफ तो हट गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी गाजा पट्टी पर इजराइल का नियंत्रण बताता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल पट्टी से बाहर जाने और अंदर आने वाली हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो बिजली हो या फिर खाना हो या फिर पानी हो। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निर्माण विवाद का मुद्दा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना जाता है। अप्रैल में इजरायली पुलिस ने अल अस्का मस्जिद के पास कथित तौर पर एक 26 वर्षीय फ़लस्तीनी नागरिकों को मार डाला था। दरअसल इजरायली पुलिस और फ़लस्तीनियों के बीच झड़पें हुई थी। फ़लस्तीनी नागरिक मस्जिद में घुस गए थे। इस दौरान 400 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालात तब और बिगड़ा जब इजराइल के संयुक्त राष्ट्रीय मंत्री इतामार बैन गावीर ने अल अस्का परिषद का दौरा किया। इस दौरे को फ़लस्तीन, मिस्र और जॉर्डन के उकसाने भरा बताया। अमेरिका ने भी इसकी निंदा की। इसमें बाद पूर्वी यरूशलेम के ठीक उत्तर में शेख जरा है। इजरायली पुलिस ने यहां से फ़लस्तीनी परिवारों को बेदखल कर दिया। मामला इजराइल की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अदालत ने फैसले में यहां पर इजरायली बस्तियों को बसाने का आदेश दिया। इसे लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए। साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात का समर्थन नहीं करता है। दरअसल वर्तमान में 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे। 50 साल के इतिहास में इजराइल पर यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इस हमले में हमास ने इजराइल को ज़मीन, समुद्र और आसमान तीनों जगह से हमला किया। हमास फ़लस्तीनियों का एक आतंकवादी संगठन है। हमास ने इस बार इतना ज़ोरदार हमला किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान करना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए। गाजा पट्टी में रहने वालों को खाना पानी तक नहीं मिल पा रहा है, बिजली भी कट गई है।